हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस फॉर यू पर। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 के स्टूडेंट का गोधूली का गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव की बात हम कर रहे हैं और इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होने वाला है। तो पहला चैप्टर का नाम क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अगर बात करें इसकी विद्या की, तो देखिए विद्या से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है और लेखक से भी पूछा जाता है, तो दोनों चीजों को आप लोग याद रखिएगा। बात करें अगर इसकी विद्या का, तो ये जो है ना निबंध क्या है आपका, तो ये आपका निबंध में आ जाता है, इसको याद रखना है। और एक चीज, जैसे कि हम लोग बात करें कोई भी चैप्टर होता है उसका लेखक जरूर आप लोग याद रखिएगा। तो आपके जैसे कि एक एक करके जैसे हो जाता है ना। पहला चैप्टर क्या आता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसका लेखक कौन है यहाँ पर, तो भीमराव अम्बेडकर जी हैं। दूसरा आ जाता है नवीन लोचन शर्मा 20 के दांत। तो इस सभी चीजों को आप लोग को याद रखना है, लेकिन हम लोग यहाँ पर जिसको करने वाला है तो फिलहाल अभी इसी पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो आप लोग का चैप्टर है, ये निबंध है और इसके लेखक है भीमराव अम्बेडकर जी। बात करें अगर इसका जन्म का, तो जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो महू नामक गांव में, और जो है मध्य प्रदेश में पड़ता था, ठीक है। ये जो मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है ना भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो वहां पे मध्य प्रदेश टिक करना है। अब बात करें अगर निधन का, मतलब मृत्यु का, तो 6 दिसंबर को हुआ था 1956 में। कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में। तो इसका ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक एक करके जो है क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है इस चैप्टर का यहाँ पर, जो फर्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन दिया गया 14 अप्रैल 1988 में, 14 अप्रैल 1989 में, 14 अप्रैल 1890 में, या फिर 14 अप्रैल 1891 में। तो इसका जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और महू यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी एमपी में हुआ था। तो आप लोगों को ऐसे भी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया सेकंड नंबर की, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन दिया गया महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुमराव बिहार, उसके बाद दनकुनी पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे ए नंबर जो अगर टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न आता है कि भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन है कि रामदेव तत्काल, उसके बाद है रामजी सकपाल, राम किशन सकपाल, उसके बाद है राधे राम सतपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामजी सकपाल। इसके पिताजी का नाम और माता का नाम जो है कभी कभी एग्जाम में दे देता है, तो आप लोग उसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से तो और कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसका जो जन्म हुआ था ना, जो भीमराव अम्बेडकर जी जो थे, इसका जो जन्म हुआ था कौन से परिवार में हुआ था, तो दलित परिवार में, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो दलित परिवार आप लोग याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न 4 नंबर दिया गया है कि भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था। इसके माता जी का नाम पूछा गया है। ऑप्शन है कि रानी बाई, कुंती बाई, शीला बाई, भीमा। यहाँ पे भीमा हो गया, यहाँ पे भी होगा, ठीक है। यहाँ पे तो इसकी माता जी का नाम क्या था, भीमा बाई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद देख लेते हैं 5 नंबर प्रश्न को। तो 5 नंबर प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, इस पाठ का जो लेखक कौन है। तो ऑप्शन दिया गया बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, उसके बाद है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर संपूर्णानंद, उसके बाद है महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया है। तो उसके बाद देख लेते हैं 6 नंबर प्रश्न दिया गया है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख मतलब होता है सीधा और प्रत्यक्ष, ठीक है, कारण किसे मानता है। तो मतलब लेखक जो है ना, कि जो बेरोजगारी जो फैल रहा है, लोग जो अपना काम धंधा सही से नहीं कर पा रहा, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इसका क्या कारण है। तो पहला ऑप्शन दिया गया शिक्षा, जनसंख्या को, उसके बाद है सती जाति प्रथा को, उसके बाद उद्योग धंधों की कमी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाति प्रथा को, ठीक है। जाति प्रथा के कारण जो है ना लोगों में सही से जो है रोजगार वगैरह नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न दिया गया है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। आदर्श समाज का मतलब होता है कि बेहतर समाज कैसा होना चाहिए। तो बेहतर समाज जो होना चाहिए उसमें क्या होना चाहिए, लोगों को स्वतंत्रता होना चाहिए, लोगों में जो है कि समानता होना चाहिए, सभी धर्म मिलजुल के रहे, समान मतलब कि महत्व मिले, और भ्रातृत्व पर हो। भ्रातृत्व का मतलब होता है कि सभी भाई भाई की तरह मिलजुल कर रहे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न दिया गया कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो लेखक की दृष्टि में अगर देखा जाए विडंबना की बात क्या है, मतलब अगर परेशानी की बात क्या है। तो ऑप्शन दिया गया जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि जातिवाद के पोषक नगण्य है, मतलब कम है। आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है। उसके बाद जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न दिया गया कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो भारत का जो संविधान लिखा गया है, जिसको लिखने में कितना समय लगा था, मतलब कि जो है ना बनाने में 2 वर्ष 11 माह
और कितना दिन, 18 दिन लगा था। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था इसको पूरा करने में। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसका है? ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, उसके बाद है राजगोपालाचारी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है ना सी वाला हो जाएगा इसका राइट आंसर। उनकी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म भूमिका महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दिया गया 10 नंबर है कि सब यहाँ पे जो है ना इसमें थोड़ा सा छूटा हुआ है कि सब समाज की आवश्यकता क्या है? ऑप्शन है जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अनुभव, उसके बाद दूध पानी। तो श्रम सभ्य समाज के लिए आवश्यक किसको माना है? तो श्रम विभाजन को। ठीक है, यहाँ पे श्रम मतलब श्रमिकों का विभाजन होना चाहिए, ना कि जाति का। अगला प्रश्न दिया गया है 11 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर की रचना है, तो बाबा साहेब अंबेडकर की रचना इनमें से कौन सा है? ऑप्शन दिया गया द कास्ट इन इंडिया, उसके बाद द अनटचेबल्स, यू आर दे, उसके बाद हु आर सुद्राज, उसके बाद इनमें से सभी। तो आप लोग याद रखिएगा कि डॉक्टर अंबेडकर जी की जो रचना है ना वो सभी रचना है, यानी जितना भी रचना दिया गया है सब के सब किसके हैं? बाबा साहेब के हैं। उसके बाद देख लेते हैं 12 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक सभ्य समाज जन श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो ऑप्शन दिया गया कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादियों के लिए, फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कार्यकुशलता के लिए। क्या हो जाएगा? कार्यकुशलता के लिए उसको जन आवश्यक मानता है। अगला प्रश्न 13 नंबर की श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो आप लोग जो देख रहे हैं इस चैप्टर को जो पढ़ रहे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये गोधुली हिंदी का गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर है और इसकी विधियां पूछा गया है। तो ऑप्शन दिया गया कहानी, भाषण, निबंध, उसके बाद साक्षात्कार। तो ये आपका हो जाता है निबंध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर कितना दिया गया है? 14 नंबर प्रश्न है अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? मतलब कौन जो है ना इसको अधिक जो है मोटिवेट करते थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा, उसके बाद इनमें से सभी। तो याद रखिएगा ये सभी के सभी क्या थे? इसके प्रेरक व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं श्रम विभाजन। और पिछला क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा देखिएगा कि लास्ट में जो है ना इसने कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को भी अपनाया था। अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पार्ट जो है ना बाबा साहब के किस भाषण का संभावित अंश है? ऑप्शन है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, उसके बाद जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, उसके बाद एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसके बाद हु आर सुधराज। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिया गया बिल्कुल इसका राइट आंसर है। आप लोग को एकदम याद रखना है, ये सब प्रश्न एग्जाम में छपने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? ऑप्शन दिया गया यहाँ पर इटली, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, उसके बाद न्यूयॉर्क। तो ये जो कहाँ चले गए थे? न्यूयॉर्क चले गए थे। आप लोग को याद रखना ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल इसका सही है। तो यहाँ पर कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि किसके मतलब जो प्रोत्साहन राशि पर? तो बड़ोदरा नरेश। ठीक है, तो सबसे पहले ये न्यूयॉर्क गए थे। तो प्राथमिक शिक्षा के जन थोड़ा सा बुक में लाइन क्या है कि प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ोदरा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी अमेरिका चले गए, फिर वहां से लंदन यानी इंग्लैंड गए। तो इस तरीके से उसका पढ़ाई का सिलसिला जारी रहता है। तो सबसे बेसी जन पढ़े लिखे मतलब व्यक्ति में इसका नाम आता है क्योंकि इसके पास बहुत सब्जेक्ट मतलब बहुत मतलब बोलते हैं ना कि डिग्री था इसके पास। अगला प्रश्न दिया गया है 17 नंबर प्रश्न है कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो इसको देखिए और बताइए कि इसका आंसर क्या मतलब आप लोग क्या जानते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या दिया गया। प्रश्न अगर अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो फिर इसमें दिक्कत आप लोग को उतना नहीं होगा। तो इसमें से देख लीजिए कि ऑप्शन क्या क्या दिया गया। जाति पाति तोड़क फोड़क। ठीक है, बोला गया ना तोड़क फोड़क नहीं, मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो इसकी अगर बात करें हम लोग प्रमुख रचना का, तो पहले प्रमुख रचना इसका क्या क्या है? तो द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, उसके बाद द अनटचेबल्स, हु आर दे, उसके बाद हु आर सुद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, उसके बाद बुद्ध एंड हिज्म धम्म, उसके बाद थॉट्स ऑन लिंग्विस्ट स्टेटस। उसके बाद इस तरीके से इसका रचना पूरा सा दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसका प्रस्तुत जो है ना मतलब ये जो पार्ट है किससे लिया गया है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से के ललई सिंह यादव के द्वारा जो है ना किए गए हिंदी रूपांतर जाति भेद का विच्छेद या फिर इसी को बोल सकते हैं यह भाषण जो है जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 कितना में 1936 में दिया गया था। तो मतलब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे सी वाला हो जाएगा। पूरा इसका हिस्ट्री में बता चुके। चलिए उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, उसके बाद कायस्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। इसका जन्म जो है ना दलित परिवार में हुआ था। अगला प्रश्न है कि लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई मतलब दिया? तो जातिवाद में, नारीवाद में, निर्विवाद में, उसके बाद है और परिवारवाद में। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जातिवाद में। ठीक है, इनकी लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई देता है? परेशानी की बात मतलब जो नहीं होना चाहिए वो है जातिवाद। अभी के समय में बहुत ज्यादा होता है, अब तो खैर हद पार हो रहा है। 1 मिनट।
प्रश्न दिया गया 20वां नंबर प्रश्न कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की। यहाँ पर से तो इसका ऑप्शन ही मतलब इधर उधर हो गया। चलो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, तो उसके बाद लिखा गया द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है। तो ये रचना किसकी है? भीमराव अंबेडकर की, राम मनोहर लोहिया की, महात्मा गांधी की, उसके बाद सुखदेव की। तो इसका राइट आंसर इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर की। अगला उनकी क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना। मतलब क्या चीज, कौन सा प्रथा जो चल रहा है जो कि आर्थिक पहलू से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही खतरनाक है और उसका आगे जाकर के इन फ्यूचर जो है ना बहुत ही बुरा असर पड़ने वाला है। ऑप्शन दिया गया सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह प्रथा, उसके बाद जाति प्रथा। तो इन सब में सबसे डेंजरस कौन है? तो वो है जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? स्वतंत्रता का, भ्रातृत्व का, श्रमिक विभाजन का, इनमें से कोई नहीं। तो जाति प्रथा जो है ना श्रम विभाजन के साथ साथ जो है ना किसका मतलब कि भेद लिया हुआ है? श्रमिक विभाजन का भी, मतलब मजदूरों का भी विभाजन कर देती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 24 नंबर का आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो ऑप्शन है श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन, जाति विभाजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, श्रम विभाजन को। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर के डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? 15 खंडों में, 17 खंडों में, उसके बाद दिया गया है 19 खंडों में, उसके बाद 21 खंडों में। तो याद रखिएगा इसका जो वाङ्मय रचना है वो 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है, ऑप्शन नंबर डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम जो है निर्माता के रूप में हम क्या जानते हैं, मतलब किसे जानते हैं? ठीक है, महात्मा गांधी को, भीमराव अंबेडकर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस को। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, भीमराव अंबेडकर को। और इसे जो है ना मानव मुक्ति का पुरोधा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो ऑप्शन है 1956 दिल्ली में, 1957 मध्य प्रदेश में, 1958 वाराणसी में, उसके बाद 1959 बिहार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका ए नंबर हो जाएगा। दिसंबर की कितना दिसंबर में? 6 दिसंबर को हो गया था। ठीक है, 6 दिसंबर 1900 कितने में? तो 56 में। और कहाँ हुआ था? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है मूक नायक क्या है? तो मूक नायक ये बताया यहाँ पे क्या है? अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक, उसके बाद कहानी संग्रह। तो बताएं जल्दी जल्दी से। और एक प्रश्न जितना भी ऑब्जेक्टिव है उनमें से एक प्रश्न आप सभी का 28 नंबर प्रश्न जो है हर वीडियो में एक प्रश्न आप लोग को दिया जाता है ताकि उसका आंसर आप सभी जो है ना कमेंट करके बताएं आप सभी को जानकारी है या नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आप सबको आज का बस यही वाला है, इसका आंसर कमेंट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न की जातीय प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है? प्रत्यक्ष, प्रमुख, प्रत्यक्ष तथा प्रमुख दोनों, उसके दिन में से कोई नहीं। तो भारत में अगर देखा जाए तो जाति प्रथा जो है ना प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखें अगर सी वाला तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आदर्श समाज मतलब एक बेहतर समाज जो है ना स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? मैक्स मूलर ने, भीमराव अंबेडकर ने, बिरजू महाराज ने, इसके बाद महात्मा गांधी ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर ने। अगला प्रश्न दिया गया है तो यहाँ पर से टोटल सा आप इनकी ये जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर हिंदी का, ठीक है, हिंदी का जो है आप लोग का फर्स्ट चैप्टर जो है क्या नाम है उसका? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस चैप्टर में अगर बात किया जाए टोटल से ऑब्जेक्टिव का, कितना ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो वो टोटल से 30 था, जिसमें से आपको हम जो है ना 29 का जवाब दे चुके हैं और एक का जो है ना आप लोग के लिए छोड़े हैं 28 नंबर। ठीक है, तो उसका आंसर आप सभी कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर से हम लोग बात करते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न का। तो सब्जेक्टिव प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और ये वाला प्रश्न तो खास करके आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग जो है ना याद रखिएगा। प्रश्न क्या दिया गया कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, और इसमें थोड़ा सा छूट गया, और विडंबना का स्वरूप क्या है, ये प्रश्न ये पूरा है आपका। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया गया है कि लेखक के लिए जो है ना विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि आज के आधुनिक युग में भी मतलब दुनिया कहां से कहां चल चुका है, लेकिन अभी भी लोग जो है ना जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, लोग जातिवाद को अभी भी ज्यादा ही अहमियत देते हैं। और इसके बाद आगे क्वेश्चन क्या था कि विडंबना का स्वरूप क्या है? तो विडंबना का स्वरूप जो है ना कार्य कुशलता के आधार पर जो है ना श्रम विभाजन होना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर। तो अगर जो मतलब जैसे बोलते हैं ना श्रमिक का विभाजन होना चाहिए काम के आधार पर, ये नहीं कि जाति है तो मतलब अगर मान के चलो कोई अगर जैसे कि चमा जाति से हम किसी जाति को टारगेट नहीं करें, बस समझाने के लिए बता रहे, ठीक है।
अब मान के चलो कोई चमार जाति से बिलोंग करता है, उसके पिताजी जो है ना चप्पल जूता सीने का काम करते थे, तब उसका जो बेटा होगा तो इसका मतलब ये भी है कि इसका मतलब ये यही काम करेगा। तो आज के समाज में यही चीज देखने को मिलता है, ठीक है। तो बस इस चीज को दूर करना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं बल्कि श्रमिक जो है ना मतलब श्रम विभाजन जो होना चाहिए वो होना चाहिए कार्य कुशलता के आधार पर। अगर मान के चलो कोई इंजीनियर बनने के लायक है तो उसको इंजीनियर बनने के लायक जो है ना उसको अहमियत देना चाहिए और इंजीनियर ही बने वो, क्यों मतलब अपनी जाति को लेकर के वो काम करे, ठीक है। तो बस ये मतलब मकसद था क्वेश्चन का। तो चलिए देखते हैं सेकेंड नंबर प्रश्न क्या है। सब सेकेंड नंबर प्रश्न है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के जो पोषक है उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो इसका आंसर लिखना है कि जातिवाद के पोषक इस जो है ना आधुनिक समाज में जो है ना आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। क्या बोलते हैं कि श्रम का विभाजन होना चाहिए, और कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तो जातिवाद के जो पोषक होते हैं, जो जातिवाद को ज्यादा अहमियत देते हैं ना, वो क्या बोलते हैं कि जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। तो कार्य कुशलता के लिए माने तो ठीक है, और फिर बाद में क्या कह देते हैं कि जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। मतलब जो है ना क्या बोलते हैं जाति को जो बांटते हैं ये दूसरा बस वही का दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं, बट ऐसा नहीं होनी चाहिए, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न आता है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। तो जातिवाद के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं, लेखक जो मतलब देता है तर्क, तो लेखक उसमें आपत्तियां क्या है, बस ये चीज बताना है। तो इसका आंसर सिंपल से लिखना है कैसे कि जातिवाद के पक्ष में, ठीक है, जातिवाद के पक्ष में भीमराव अंबेडकर जी आपत्तियां जताते हुए कहते हैं कि काम का विभाजन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कोई व्यक्ति मतलब अगर छोटा जाति से है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको वही काम करने के लिए दिया जाए, ठीक है। उसमें जो काबिलियत है उसको उस चीज के आधार पर काम करने के लिए दिया जाना चाहिए, क्योंकि मानव जिस जाति में जन्म लेता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार जीवन भर के लिए बंध जाता है। मतलब पहले के समय की अगर बात किया जाए तो जो भी जिस जाति में जन्म लिया था उसके पिताजी जो भी काम करते थे उसका बेटा सब भी वही काम करेगा, चाहे वो कुछ भी बनने के काबिल हो, उसका उस काबिलियत को अहमियत नहीं दिया जाता था। तो इसलिए बोला जाता कि पिता के पेशे के अनुसार जीवन भर के लिए बंध जाता, ठीक है, चाहे उसमें उसे रुचि हो या नहीं हो, और वह अपने देश तथा समाज का विकास नहीं कर पाता है। अब मान के चलो जैसे अगर देखा जाए तो मतलब जैसे कि हम लोग बात करें एपीजे के बारे में, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद साहब, मतलब जो कि हमारे देश के मिसाइल मैन थे और हम लोगों को मतलब हमारे देश को मिसाइल देने का काम किया था। तो हम लोग यहाँ पर इस चीज को देखेंगे कि अगर वो जैसे गरीब घर से जन्म लिए थे और अपने उसने अपने मतलब पढ़े होंगे कहानी में, तो उसका दोस्त सब जो होता था ना, टीचर तक जो है ना उसमें भेदभाव करते थे उसको। मतलब दोस्त सबको कहते थे कि तुम एक पंडित के बेटे हो और तुम मुस्लिम के साथ में नहीं बैठ सकते हो। तो उस तरीके से के साथ में उसके साथ में भेदभाव किया जाता था। अगर मान के चलो अपना मेहनत के बल पर अगर आगे नहीं बढ़ा रहता तो सोच के देखो क्या होता फिर। तो मतलब जो छोटा जाति का जिसका मतलब क्या उसको वहां पे बैठने नहीं देगा या फिर काम करने नहीं देगा, तो ये सब चीज गलत बात है, ठीक है। तो लोगों का जो विभाजन होना चाहिए वो होना चाहिए मतलब कार्य कुशलता के आधार पर, वो किस चीज की काबिलियत है उसको वो चीज देना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर जो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि जातिवाद के पक्ष में भीमराव अंबेडकर जी जो है ना आपत्तियां जताते हुए कहते हैं कि काम का विभाजन जो है ना जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानव जिस जाति में जन्म लेता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार जीवन भर के लिए बन जाता है, चाहे उसमें रुचि हो या नहीं हो, और वह अपने देश तथा समाज का विकास नहीं कर पाता है। बस यही चीज का आपत्ति था उसको। उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो दरअसल होता क्या है कि जाति के आधार पर लोगों को काम करने के लिए दिया जाता है। अब उस जाति में उस तरह की काबिलियत होगा तभी तो वो काम करेगा, अगर उस व्यक्ति में उससे ज्यादा बढ़कर करने की काबिलियत हो तो उसको नहीं दिया जाता। बस यही चीज यहाँ पे प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो आंसर लिखना है कि हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि जाति प्रथा जो है ना भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष जो है ना मतलब की कारण बना हुआ। कारण यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ा सा, तो कारण आप लोग सभी याद लिख लीजिएगा। कारण जो है ना बना हुआ है क्योंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार ही जीवन भर के लिए उसी पेशा में बंध जाता है, और वह अपने पसंद का कार्य जो है ना नहीं कर पाता है, जिससे अपने समाज और देश का विकास नहीं कर पाता है। तो आपको बताया कि जो जिस चीज का काबिलियत है उसको उस चीज देना चाहिए। हिंदू धर्म में जाति प्रथा के तहत जो है ना पेशा बदलने की अनुमति नहीं दी जाती है। ये चीज गलत है। पेशा अगर वो उस चीज से काबिलियत अगर आगे बढ़ के कर सकता है तो उसको बेहिचक वो चीज करने के लिए देना चाहिए।
तो ये था आपका 4 नंबर प्रश्न। तो उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके, इसी तरीके से अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं कि आपको नॉलेजेबल वीडियो मिलता रहे पूरा फुल डिटेल के साथ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और थ्योरी के साथ में भी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप सभी अगर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो तो इस नंबर पे आप सभी जना मैसेज कर दीजिएगा, आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और आप लोग को जितना भी क्लास होगा उसका नोट्स और नोटिफिकेशन दोनों मिलता रहेगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न है कि जातीय प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। तो जातीय प्रथा को अगर जैसे मतलब काम के आधार पर बांट देते हैं तो ये अच्छा रूप क्यों नहीं कर सकते, बस ये प्रश्न है। तो आंसर लिखना है कि भारत की जातीय प्रथा की एक विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। मतलब स्वाभाविक विभाजन कहने का मतलब ये होगा कि जो जिस काम के लायक है उसको वो काम नहीं मिलता है, ठीक है। स्वाभाविक मतलब विभाजन नहीं करती है, बल्कि श्रमिक को एक दूसरे से उच्च नीच को दर्शाता है। मतलब वही जाति को लेकर के उच्च नीच को दर्शाएगा, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। बस वो चीज कहाँ पाया जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ भारत में। ऑप्शन नंबर मतलब ऑप्शन बोलते हैं मतलब कि अगर जैसा हो तो उस तरह से हिसाब से आप लोग बनाइएगा, ठीक है। तो 6 नंबर प्रश्न है कि लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। तो लेखक जो है ना आज के समाज में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। किसको मानते हैं? जाति प्रथा को। क्योंकि जाति प्रथा के कारण ही अपने रुचि के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती है। तो जाति प्रथा के कारण ही व्यक्ति क्या होता है कि अपने पसंद के कामों को नहीं कर पाता है, उसके जन्म उस चीज का अहमियत नहीं दिया जाता है। 7 नंबर प्रश्न है कि लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो इसमें सिंपल सा लिखना है कि इस पाठ में लेखक ने विभिन्न पहलुओं से मतलब तरह तरह के उदाहरण देते हुए विभिन्न पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा बताया है। और स्वाभाविक विभाजन, ठीक है, बढ़ती बेरोजगारी, श्रम मतलब उसके बाद अरुचि तथा व्यवस्था में श्रम का चुनाव आदि। तो कौन कौन सा उदाहरण दिया? पहला तो बोला यहाँ पर कि हानिकारक प्रथा बताया है। तो पहला बताया अस्वाभाविक विभाजन। तो विभाजन जिस आधार पर होना चाहिए उस तरीके से नहीं करता है। बढ़ती बेरोजगारी, जो बेरोजगारी बढ़ रहा है वो उसके मतलब के अनुसार से भी ये हानिकारक है। उसके बाद श्रम और रुचि, मतलब जिस काम में मन नहीं हो, नहीं करने का इरादा हो, वो भी काम करना पड़ता है। उसके बाद व्यवस्था में श्रम का चुनाव, मजबूरी में जा करके जो है ना काम को उसको करना पड़ जाता है। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। मतलब एक अच्छा लोकतंत्र अगर हो तो वो किसके, उसका उदाहरण क्या क्या दिया है। तो महान साहित्यकार एवं संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्वतंत्रता, क्या बोला, स्वतंत्रता मतलब जो है ना बोलने की आज़ादी, धर्म को मानने की आज़ादी, खाने पीने की आज़ादी, ये सब चीज़ का आज़ादी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोला है समानता, ठीक है, तो जिसमें सभी धर्मों को क्या माना जाए, समान अहमियत दिया जाए। एवं बंधुता पर आधारित, बंधुता मतलब हो जाता है फिर बोल सकते हैं भ्रातृत्व मतलब भाई पर आधारित समाज को आवश्यक माना है, मतलब अच्छा माना है, जरूरी माना है। सभी देशवासियों के बीच दूध और पानी के मिश्रण जैसा भाईचारा होना चाहिए। मतलब अगर एक को दूसरे में मिला दिया जाए तो जरा से भी डिफरेंस पता नहीं चलता है कि दूध कितना है और पानी कितना है। तो इस तरीके से उसने क्या माना है कि मिश्रण होना चाहिए। बट आज के समाज में आप सभी देखेंगे नेता सब, हम किसी भी नेता के बारे में स्पेशल नहीं कह रहे, चाहे अगर मान के चलो वो हिंदू समाज का कोई नेता हो तो अपने धर्म को लेकर के बोलेगा, कोई मुस्लिम समाज का नेता हो तो वो अपने धर्म को लेकर के बोलता है, कोई अगर दलित समाज से कोई नेता हो तो अपने मतलब जाति को लेकर के बोलेगा। तो इस तरीके से होता है। बट ये कभी नहीं बोलेगा कि हाँ हम देश को लेकर के आगे चलें, सभी धर्मों को मिला करके लेके चलें, ठीक है। तो ज्यादातर नेता जो है बस अपना रोटी सेकने में रहता है। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है बाबा साहेब की रचनाओं के नाम लिखे। 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि बाबा साहेब ने क्या क्या लिखा है। तो उसमें लिखना है कि द कास्ट इन इंडिया मतलब भारत में जातिवाद, उसके बाद जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, उसके बाद देयर मैकेनिज्म, हु आर दे, उसके बाद एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो ये था आप सभी का टोटल से मतलब 9, ठीक है। इस चैप्टर का 9 VBI क्वेश्चन जो कि आपका एग्जाम में जो है ना पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 9 सब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर पूछे भी जा सकते हैं। तो अगर आप सभी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इसी तरीके का आप लोग का सेकंड पार्ट अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, तो आप लोग को जो है ना सेकंड पार्ट और उससे आगे का पार्ट का वीडियो मिलते जाएगा। तो उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो के लिए और जुड़ना चाहें हमसे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर विजिटिंग। आप सभी अपना प्यार और सपोर्ट दिए, इतना दूर तक हमारी वीडियो को देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
और उसके बाद हम लोग मिलेंगे फिर से बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग ये वीडियो एंड लव यू ऑल।